Hello students, the video 3 of the chapter प्रोडक्शंस ऑफ अगर हम बात करें इंडियन जो वूज था, स्टील जो था जिससे टीपू की तलवार बनी थी, फैसिनेटेड यूरोपियन जो साइंटिस्ट थे वैज्ञानिक माइकल फेराडे, एक लीजेंडरी साइंटिस्ट माने जाते थे, एंड डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसने एक विद्युत का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आविष्कार किया था। उसने 4 साल इस अध्ययन में बिता दिए जो प्रॉपर्टीज जो थी इंडियन वुड की वो क्या थी। हाउएवर वुड स्टील मेकिंग प्रोसेस जो थी, वुड स्टील को बनाने की जो प्रक्रिया थी, विच वाज सो वाइडली नोन, जो हर जगह पर जानी जाती थी, साउथ इंडिया में कंप्लीटली लॉस बाय द मिड 19th सेंचुरी आते आते वो लगभग लॉस्ट हो गई। कैन यू गेस वाई दिस वॉज सो, क्या आप गैस कर सकते हैं ऐसा क्यों हुआ। द सोर्ड एंड आर्मर मेकिंग इंडस्ट्री, जो तलवार थी और जो आर्मर थे, कवच वगैरह, आर्मर अस्त्र जिसे बोलते हैं, मेकिंग इंडस्ट्री डाइड ऑफ आयरन स्टील, वो क्या हो गई, खत्म सी हो गई विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, जब इंडिया में ब्रिटिशर्स ने जीत लिया था। एंड इम्पोर्ट ऑफ आयरन, और उसने क्या किया, इंग्लैंड से आयरन और स्टील का इंपोर्ट करने लगे इंग्लैंड में। डिस्प्लेस, तो इंग्लैंड से जब आयरन इंपोर्ट्स होने लगा तो इसने क्या किया, जो आयरन स्टील प्रोड्यूस होता था क्राफ्ट पीपल के द्वारा इंडिया में, उसको डिस्प्लेस कर दिया, बदल दिया गया। एबंडन फर्नेसेस, जो यहाँ भट्टियाँ थी विलेजेज में, एबंडन कर दी गई, छोड़ दी गई। अब प्रोडक्शंस की बात करें अगर हम वुड स्टील का, जिसको क्या रिक्वायर थी, हाई स्पेशलाइज्ड टेक्निक आयरन को रिफाइन करने के लिए, बट आयरन मेल्टिंग, लेकिन अगर हम आयरन मेल्टिंग की बात करें भारत में एक्सट्रीमली कॉमन था टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी आते आते ये बहुत ही आम बात थी। इन बिहार एंड सेंट्रल इंडिया में इन पर्टिकुलर एवरी डिस्ट्रिक्ट एज ए मेल्टर, हर जो डिस्ट्रिक्ट था मेल्टर जो थे, दैट यूज लोकल डिपॉजिट्स, जो लोकल डिपॉजिट्स करते थे अब और का एक हम कह सकते हैं स्थानीय भंडार लोहा को बनाने के लिए, विच वर वाइडली यूज, जो हर जगह पर यूज किया जाता था, मैन्युफैक्चर किया जाता था, और इम्प्लीमेंट एंड टूल्स ऑफ डेली यूज, और रोज की जरूरत को में यूज होने वाले टूल्स औजार बनाए जाते थे। अगर हम बिहार और सेंट्रल इंडिया में देखें तो हर डिस्ट्रिक्ट में हम इस तरह के मेल्टर्स देख सकते हैं, जहाँ पर लोहे को या अन्य को पिघलाने के लिए, और को पिघलाने के लिए इस तरह की भट्टियाँ होती हैं। जो फर्नेसेस हैं वेर मोस्ट ऑफन बिल्ड ऑफ क्ले, मिट्टी की बनाई जाती थी, एंड सन ड्राइड विक, और सूर्य के गर्मी में उन्हें ईंटों को सुखाया जाता था। द मेल्टिंग वॉज डन बाई मैन, और जो ये पिघलाने का काम है बेसिकली मैन के द्वारा किया जाता था, जबकि जो वुमेन होती थी वर्कड द बिलोज में काम करती थी। बिलोज क्या होते हैं, एक ऐसा डिवाइस और इक्विपमेंट दैट कैन पंप एयर, जो क्या करता है, एयर को पंप करता है। पंपिंग एयर दैट कीप, और एयर पंपिंग करने से जो चारकोल होता है वो क्या होता है, जलता रहता है। बाई द लेट 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें, हाउएवर द क्राफ्ट ऑफ आयरन, हालांकि जो लोहे की कलाकृति थी, क्राफ्ट था आयरन का, लोहे पिघलाने का, वो डिक्लाइन होने लगा, तेजी से गिरने लगा। इन मोस्ट विलेजेज में, कई सारे गांव में जो फर्नेसेस थे, भट्टियाँ, फेल इनटू डिसयूज एंड अमाउंट ऑफ आयरन प्रोड्यूस केम डाउन। इस तरीके से बहुत सारे गांव में जो भट्टियाँ थी फेल इनटू डिसयूज, बिना किसी काम की रहने लग गई। एंड अमाउंट, जो आयरन का अमाउंट था प्रोड्यूस करने का, लोहा प्रोड्यूस करने की जो मात्रा थी वो नीचे गिर गई। वाई वॉज दिस सो, आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा।
वन रीजन जो था वॉज द न्यू फॉरेस्ट लॉ। इसमें से जो पहला कारण है, नए वन कानून आ गए थे। दैट यू हैव रेड, जो हमने चैप्टर 4 में नए कानूनों के बारे में पढ़ा, किस तरह से इनको माइनिंग करने नहीं दिया जाता था, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते थे। तो जब नए फॉरेस्ट रूल आ गए कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा, इसने क्या किया, हाउ कुड द आयरन मेल्टर्स, अब जो आयरन मेल्टर थे लोहे को पिघलाने वाले, अब वो कैसे लकड़ी ढूंढ सकते थे, इनको लकड़ियां कैसे मिलती चारकोल के लिए। वेयर कुड दे गेट आयरन ओर, आयरन ओर इन्हें कहाँ से मिलता। डिफाइंग फॉरेस्ट लॉ, क्योंकि जो जंगल के कानून थे उन्होंने इनको डिफाई कर दिया, रोक लगा दी। दे ऑफन, नहीं तो अक्सर वो क्या करते थे, फॉरेस्ट में इंटर करते थे एंड सीक्रेटली एंड कलेक्टेड वुड, और लकड़ियों को इकट्ठा करते थे। बट दे कुड नॉट सस्टेन देयर ऑक्यूपेशन, लेकिन वो अपने व्यवसाय को जीवित नहीं रख पाए, सस्टेन नहीं कर पाए। ऑन द बेसिस फॉर लॉन्ग मैनी गेव अप दियर क्राफ्ट, बहुत सारे लोगों ने जो क्राफ्ट था उसको त्याग दिया। एंड लुक्ड फॉर अदर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, और आजीविका का अन्य साधन ढूंढने लगे। सम एरियाज में गवर्नमेंट डिड ग्रांट एक्सेस टू फॉरेस्ट, कुछ एरिया में गवर्नमेंट ने इनको जंगल में पहुंचने की स्वीकृति तो दी। बट द आयरन मेल्टर हैड टू पे ए वेरी हाई टैक्स, लेकिन जो लोहा पिघलाने वाले थे उनको बहुत ज़्यादा हाई टैक्स देना पड़ता था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, फॉर एवरी फर्नेस, हर एक भट्टी के लिए जो वो प्रयोग करते थे। इससे क्या हो गई, उनकी जो आय थी वो कम हो गई। अब उनको जो टैक्स है वो ज़्यादा देना है, लेकिन उनकी इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग सिमिलर नहीं थी, तो इनके लिए मुश्किलें आ गई। मोर एवर अगर हम देखें, बाय द 19th सेंचुरीज में आयरन एंड स्टील वाज बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, जो आयरन और स्टील था, लोहा और इस्पात, वो ब्रिटेन से इंपोर्ट किया जाता था। आयरन स्मिथ इन इंडिया, जो लोहार थे इंडिया में, बिगेन यूजिंग द इम्पोर्टेड आयरन टू मैन्युफैक्चर यूटेंसिल, उससे क्या होता था, वो बर्तन मैन्युफैक्चर करते थे। एंड इम्प्लीमेंट दिस इनविटेबली लोअर द डिमांड फॉर आयरन प्रोड्यूस बाय लोकल मेल्टर, तो इस तरीके से जो लोअर इस जो डिमांड थी आयरन की लोकल मेल्टर्स की, वो कम हो गई। बाय द अर्ली 20th सेंचुरी में जो आर्टिशियंस थे प्रोड्यूसिंग आयरन, जो आयरन प्रोड्यूस करते थे और स्टील को, उन्होंने एक नए कॉम्पिटिशन्स को देखना शुरू कर दिया। आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज केम अप इन इंडिया, जो आयरन और स्टील फैक्ट्रीज थी वो भारत में आई। द ईयर वॉज 1904, अगर हम 1904 ईयर की बात करें, इन द हॉट मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल के गर्मी के महीनों में जो चार्ल्स वेल्ड थे, अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे, जो भूगर्भ शास्त्री, और डोराबजी टाटा, जो जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे थे, एल्डेस्ट सन ऑफ जमशेदजी टाटा, ट्रेवलिंग इन छत्तीसगढ़, वो छत्तीसगढ़ में गए इन सर्च ऑफ आयरन, आयरन डिपॉजिट की तलाश में, जहाँ पर वो लोहा तलाश रहे थे। दे हैड स्पेंड मैनी मंथ, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, कई महीने गुजार दिए ऑन अ कॉस्टली वेंटर लुकिंग फॉर सोर्स फॉर गुड, क्योंकि वो एक ऐसी सोर्स ऑफ गुड आयरन ओर की जगह को तलाश रहे थे, स्रोत को तलाश रहे थे, जहाँ पर वो एक मॉडर्न आयरन और स्टील प्लांट को सेट कर सकें। जमशेदजी टाटा हैड डिसाइडेड टू स्पेंड ए लास्ट पार्ट ऑफ हिज फॉर्च्यून, जमशेदजी टाटा ने क्या डिसाइड किया, टू स्पेंड, क्या स्पेंड करने के लिए, लास्ट पार्ट ऑफ फॉर्च्यून टू बिल्ड अ बिग आयरन स्टील इंडस्ट्री, भारत में वो स्थापित करना चाहते थे। बट दिस कुड नॉट बी डन विदाउट आइडेंटिफाइंग, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता था जब तक कि एक अच्छे आयरन ओर, मतलब एक लोहे के अयस्क, जहाँ पर उनके भंडारों को न तलाश किया जाए। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का प्लांट वहाँ पर सेटअप किया जा सकता था जहाँ पर रॉ मटेरियल के रूप में आयरन और अवेलेबल हो। तो इसके लिए वो क्या करने लगे,
इन्होंने कई महीनों तक छत्तीसगढ़ की यात्रा की और वहां पर वो उस स्थान को ढूंढने लगे। वन डे, एक दिन क्या हुआ, आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर मेनी आवर्स, कई घंटों तक यात्रा करने के बाद जंगल में, वेल्ड और दारव जी केम अपन टू स्मॉल विलेज, वेल्ड और दोराव जी एक छोटे से गांव में आए एंड फाउंड ए ग्रुप ऑफ मैन, और एक कुछ व्यक्तियों का उन्हें ग्रुप मिला, महिलाओं और पुरुष का, कैरिंग बास्केट लोड, जिन्होंने क्या पकड़े हुए थे, बास्केट लोड पकड़े हुए थे आयरन ओर के, यानी कि लौ अयस्कों के टोकरियों से बड़े टोकरियां पकड़ी हुई थी। दोज पीपल वेर अगरियाज, ये लोग कौन थे, अगरियाज थे। अब अगरियाज कौन थे, When asked they where they had found the iron, जब उनसे पूछा गया कि उन्हें ये लौह जो अयस्क हैं कहाँ से मिले हैं, तो अगरियाज पॉइंटेड टू हिल, अगरियाज ने उन पहाड़ियों की ओर संकेत किया, इन द डिस्टेंस, जो कुछ दूरी में थी। वेल्ड एंड दोराबजी रीच्ड द हिल, वेल्ड और दोराबजी उस पहाड़ी पर पहुंचे आफ्टर एन एग्जॉस्टिंग ट्रैक, बिल्कुल अपना जो ट्रैक था, दो डेंस फॉरेस्ट, ये घने जंगलों से होके जो वो आखिर उनकी जो यात्रा थी एग्जॉस्ट हुई। ऑन एक्सप्लोरिंग द हिल को एक्सप्लोर करने के बाद जियोलॉजिस्ट ने डिक्लेयर किया, जो भूगर्भ शास्त्री थे, मैंने बताया चार्ल्स वेल्ड क्या थे, भूगर्भ शास्त्री, जिस जमीन की लोकेशंस का ज्ञान होता है, जमीन के अंदर के खनिजों का जिन्हें ज्ञान होता है, उन्हें भूगर्भ शास्त्री बोलते हैं। धरती के अंदर की जितनी मिनरल्स हैं या जितने वहाँ पर फॉरेस्ट हैं, उनका उन्हें बहुत अच्छा नॉलेज होता है। जियोलॉजिस्ट जो था भूगर्भ शास्त्री, उसने डिक्लेयर किया, दे हैड एट लास्ट फाउंड व्हाट दे हैज बीन लुकिंग फॉर, ये अंततः उन्हें वो मिला था जो वो तलाश कर रहे थे। राजहरा हिल्स जो थी हैड वन ऑफ द फाइनेस्ट ओर, तो जो राजहरा पहाड़ियाँ थी वहाँ पर संसार का बेस्ट क्वालिटी का लोहा एस्क निकाला जाता है। बट दियर वॉज ए प्रॉब्लम, लेकिन अब समस्या एक और आ गई थी फिर वहाँ पर। अब उन्हें कई दिनों की यात्रा के बाद अगरियाज जो समुदाय था या एक ग्रुप था, अगरियाज जनजाति जो थी, उनके द्वारा उन्हें बताया गया उस हिल के बारे में, लेकिन फिर भी एक समस्या थी। There was a problem. The region was dry. वो जो क्षेत्र था वो सूखा था, and the water, और एक पानी नहीं था वहाँ पर। नेसेसरी था, फैक्ट्री को चलाने के लिए पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी थी। Was not be found nearby, और नज़दीक में कोई भी पानी नहीं था। टाटा हैड टू कंटिन्यू, टाटा ने क्या किया, कंटिन्यू जारी रखा, दियर सर्च फॉर अ मोर सुटेबल प्लेस। अब टाटा ने वो जगह को तलाश करना जारी रखा, सर्च फॉर ए मोर सुटेबल प्लेस, वो फैक्ट्री स्थापित करने के लिए इससे भी ज़्यादा उपयुक्त जगह ढूंढना चाह रहे थे, वो तलाश उन्होंने जारी रखी। हाउएवर, यहाँ तक कि जो अगरियाज थे उन्होंने इन द डिस्कवरी ऑफ सोर्स ऑफ आयरन ओर दैट वुड लेटर सप्लाई द भिलाई स्टील प्लांट, और बाद में क्या हुआ, उन्होंने मदद की, अगरियाज थी, डिस्कवरी ऑफ ए सोर्स ऑफ आयरन ओर की डिस्कवरी के लिए, वुड लेटर सप्लाई, और बाद में जिसकी सप्लाई कहाँ होने लगी, भिलाई छत्तीसगढ़ में ही है, भिलाई स्टील प्लांट। अ फ्यू ईयर लेटर, उसके कुछ वर्षों के बाद, लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट जो था वॉज क्लियर्ड, वो साफ किया गया। ऑन द रिवर ऑफ स्वर्णरेखा नदी के किनारे का जो पूरा जंगल था, उन्हें एक नदी फाइनली मिल गई, और उस नदी के इर्द गिर्द जो जंगल थे उनको साफ किया गया ताकि वहाँ पर फैक्ट्री स्थापित हो सके। एंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप जमशेदपुर, हियर दियर वॉज वाटर, यहाँ पर पानी था, आयरन ओर डिपॉजिट के बाद। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो टाटा आयरन स्टील कंपनी थी, दैट केम अप बिगेन प्रोड्यूसिंग स्टील, जो क्या करने लगी, स्टील प्रोड्यूस करने लगी 1912 में। टिस्को वाज सेट अप एट ऑपर्चून टाइम, टिस्को स्थापित किया गया ऑपर्चून टाइम में। ऑल दो द लेट 19th सेंचुरी में
इंडिया वॉज इम्पोर्टिंग स्टील दैट वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रिटेन। जो इंडिया था इम्पोर्टिंग कर रहा था स्टील का दैट वॉज जो ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर्ड किया जाता था। एक्सपेंशन ऑफ रेलवे, इस तरीके से जो एक्सपेंशन किया गया रेलवेज का इंडिया में हैज प्रोवाइडेड, जिसने क्या किया बड़ा मार्केट प्रोवाइड किया रेल्स के लिए दैट ब्रिटेन प्रोड्यूस, जो ब्रिटेन प्रोड्यूस किया करता था। अब क्या हो गया स्टील प्लांट सेटअप होने से यहाँ पर एक बहुत बड़ा मार्केट सेट हो गया था। फॉर ए लॉन्ग वाइल ब्रिटिश एक्सपर्ट्स इन द इंडियन रेलवे, जो ब्रिटिश थे वो क्या थे एक्सपर्ट थे इंडियन रेलवे। लंबे समय से ब्रिटिश एक्सपर्ट थे इंडियन रेलवेज वेर अनविलिंग टू बिलीव दैट गुड क्वालिटी स्टील कुड बी प्रोड्यूस इन इंडिया। और इंडियन रेलवेज अनविलिंग, वो इतने इच्छुक नहीं थे ये यकीन करने के लिए, उन्हें यकीन ही नहीं था कि इंडिया में भी गुड क्वालिटी का स्टील प्रोड्यूस हो सकता है। यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे वो ब्रिटेन के स्टील आयरन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए। बाय द टाइम टिस्को वाज सेटअप, इसके बाद जो था टिस्को सेटअप किया गया, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसे बोलते हैं, सेटअप द सिचुएशन वाज चेंजिंग। अब क्या हो रही थी जो कंडीशन थी जो स्थिति थी वो बदल रही थी। इन 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ स्टील प्रोड्यूस इन ब्रिटेन नाउ हैड टू मीट द डिमांड ऑफ वॉर। अब जो स्टील प्रोड्यूस था ब्रिटेन में जो प्रोड्यूस होता था अब क्या किसकी ओर बढ़ गए वो, अब वो डिमांड ऑफ वॉर, जो लड़ाई में युद्ध सामग्री थी उनको बनाने के लिए उनकी डिमांड बढ़ गई यूरोप में और वॉर इन यूरोप। सो इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश स्टील, सो इस टाइम पर क्या हुआ जो स्टील इंडिया में इंपोर्ट किया जाता था वो डिक्लाइन होने लगा। ठीक कॉटन टेक्सटाइल में भी ऐसा ही हुआ, जब लड़ाई हुई वॉर हुआ उस समय जो कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स थे ब्रिटेन के वो भारतीय बाजारों में नहीं आए, तो इंडियन जो टेक्सटाइल थे उनके पास एक मौका था कि वो इंडियन लोकल मार्केट में स्थानीय बाजार में अपनी पहचान बनाए, और ऐसा करने के लिए भारत कामयाब भी हुआ। तो जब ब्रिटेन से यहाँ पर स्टील प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं आए उस टाइम पर, तो तब क्या हुआ ब्रिटिश स्टील इनटू इंडिया डिक्लाइन होने लगा ड्रामेटिकली। एंड द इंडियन रेलवे, और उस समय क्या हुआ इंडियन रेलवे टर्न टू टिस्को, इंडियन रेलवे कहाँ की ओर मुड़ी टिस्को की ओर, जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी थी। अदरवाइज ब्रिटेन से स्टील प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए जाते थे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन कैपेबल नहीं था कि वो इन चीज़ों का प्रोडक्शन कर सके। तो फाइनली जो यहाँ के रेलवेज तो इंडियन रेलवे और टिस्को की ओर मुड़ी फॉर द सप्लाई ऑफ रेल एज द वॉर ड्रैग ऑन फॉर सेवरल ईयर। और उन्हें बिगिनिंग में तो ऐसा लगता था कि युद्ध जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये 4 साल तक इतना लंबा वॉर हो जाएगा ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। टिस्को हैड टू प्रोड्यूस सेल्स, टिस्को क्या कर रहे थे सेल्फ प्रोड्यूस कर रहे थे एंड कैरेज व्हील्स फॉर द वॉर। बाय 1919 द कॉलोनियल गवर्नमेंट्स थी वॉज बाइंग 90% ऑफ स्टील मैन्युफैक्चर्ड बाय टिस्को। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी उपनिवेशिक जो सरकार थी वो क्या कर रही थी 90% स्टील जो टिस्को में मैन्युफैक्चर हो रहा था उसको खरीद रही थी। ओवर टाइम द टिस्को बिकेम द बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री, और जल्दी क्या हुआ जो टिस्को थी वो ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री बन गई। इन द केस ऑफ आयरन, अगर हम आयरन स्टील की बात करें, इन द केस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडियन एक्सपेंशन जो इंडस्ट्रियल थे जो औद्योगिक विस्तार हुआ occurred only when British import into India declined। ऐसा तभी हो पाया जब हम कह सकते हैं कि डेस्टिनी जो थी को कुछ और मंजूर था, अचानक से वर्ल्ड वॉर हुआ, तो वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन से यहाँ पर इंडिया में जो इंपोर्ट किया जाता था चाहे वो स्टील प्रोडक्ट्स हो या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या अदर प्रोडक्ट्स हो उनका आना बंद हो गया, या फूड प्रोडक्ट्स हो, तो उस टाइम पर या इंडिया में जो लोकल कंपनीज थी उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शंस किया। तो इन द केस ऑफ आयरन एंड स्टील्स में एज इन केस ऑफ
कॉटन टेक्सटाइल इंडियन एक्सपेंशन अकर्ड, जब ब्रिटिश इंपोर्ट जो था इंडिया में डिक्लाइन होने लग गया मार्केट में। फॉर इंडियंस इंडस्ट्रियल जो गुड्स थे इंक्रीज तेजी से बढ़ने लगे। जो इंडिया के इंडस्ट्रियल जो गुड्स थे, औद्योगिक जो वस्तुएं थी, दे हैपन ड्यूरिंग द फर्स्ट, ऐसा कब हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वॉर के टाइम उसके बाद। और जो नेशनलिस्ट थे, जो राष्ट्रवादी आंदोलन चले नेताओं के द्वारा डेवलप्ड, उसने क्या डेवलप किया? इंडस्ट्रियल क्लास थे, औद्योगिक वर्ग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बना दिया उनको। और जो डिमांड फॉर गवर्नमेंट प्रोडक्शन बिकेम लाउडर, और जो गवर्नमेंट में ये डिमांड बढ़ने लगी कि वो प्रोटेक्ट करें, प्रोटेक्शंस दें, बिकेम लाउडर, और ज़्यादा हो गई। स्ट्रगलिंग टू रिटेन टू कंट्रोल ओवर इंडिया, और स्ट्रगल करने लगे जिससे कि वो दोबारा रिटेन कर सके, कंट्रोल कर सके भारत में। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू कंसीड मैनी ऑफ दिस डिमांड, कंसीड करना पड़ा, मानना पड़ा इस डिमांडों को लास्ट डिकेड ऑफ कॉलोनियल रूल में। तो इस तरह से हमने देखा। अभी हम देखेंगे कि एल्सवेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन में कहीं कुछ क्या हो रहा था लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग में।